और ब्लैक फंगस के बारे में हम बात करेंगे। ब्लैक फंगस की शिकार महिला का पिछले 17 मई से रिम्स में इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर बार बार उसके ऑपरेशन की तारीखें टाल रहे थे। मौत से महज 48 घंटे पहले उसका ऑपरेशन हुआ था और वो ऑपरेशन के बाद ही दुनिया नहीं देख पाई। ब्लैक फंगस की शिकार महिला की मौत। गिरिडीह की रहने वाली थी पीड़िता उषा। 4 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आवेदन। 17 मई से हो रहा था रिम्स में इलाज। कफन में लिपटी उषा देवी अब कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं करेगी। धरती पर के भगवान से गुहार लगाते लगाते आखिरकार वो थक गई और शायद इसलिए वो अब उस दुनिया की यात्रा पर निकल गई जहां से कोई लौटकर वापस नहीं आता। ब्लैक फंगस की शिकार उषा देवी पिछले 17 मई को इलाज के लिए रिम्स आई थी। ब्लैक फंगस महामारी घोषित हो चुका था, बावजूद इसके उसे इलाज के लिए टहलाया जाता रहा। बाद में अदालत और न्यूज़ 11 की खबरों के प्रसारण के बाद उसका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन ऑपरेशन के 48 घंटे बाद वो जीवित नहीं रह सकी। यही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर के लापरवाही से मेरे मम्मी का जान चला गया। ऑपरेशन का टाइम से, ऑपरेशन का पहले ही से, जब हॉस्पिटल में 17 मई को हम लोग लेकर आए थे हॉस्पिटल में, एडमिट कराने के बाद ऑपरेशन ये सही तरीक़े से पहले इलाज नहीं हो पाया। उसके डॉक्टर ही जान से मार दिए मेरे मम्मी को। यहाँ के डॉक्टर जो सीके वीरवा विनोद सिंह है, डॉक्टर विनोद सिंह, उन्हीं दोनों के लापरवाही और ईएनटी की पूरी टीम। मेरा बस इतना ही कहना है कि जिस तरह से जुनून से इन लोगों ने अपनी मां को बचाने की कोशिश किया, अगर आज जो ऑपरेशन हुआ 8 तारीख को, उससे पहले भी 2 डेट मिला था, अगर उस समय हो गया रहता तो शायद बच सकती थी। इधर इस मामले में पुलिस भी बेहद अलर्ट। पुलिस की मौजूदगी में उषा के मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस किसी भी संभावित हंगामे को लेकर काफी अलर्ट थी। उधर उषा देवी के मामले में दखल देने वाले समाज सेवी अंकित राजगढ़िया ने पुलिस के पास आवेदन देकर रिम्स के 4 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। बात हुई है, कुछ रिटर्न में कुछ देना चाहते हैं वो लोग थाना को, तो थाना तो रिटर्न में जो कुछ भी देगा हम लोग को लेने में कोई आपत्ति नहीं है। तो वो अपना क्या देंगे तो उसी पर सहमति हुई है कि हाँ ठीक है, आप जो लिख के दीजिएगा हम उसको लेंगे। मौत सबको आनी है, लेकिन जब मौत ऐसे आती है तो सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है। देखना होगा पूरे मामले में अदालत का अगला रुख क्या होता है। कैमरामैन विशाल के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। तो ब्लैक फंगस जिसे सरकार ने भी महामारी घोषित की है और ब्लैक फंगस की वजह से आज एक महिला की मौत हो गई। ब्लैक फंगस है क्या और इसका इलाज क्या, दवाई है, सर्जरी है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अभिषेक रामाधीन, ईएनटी सर्जन है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। थैंक यू सर, आज एक डेथ हुई है ब्लैक फंगस की वजह से। सबसे पहले तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये ट्रीटमेंट के लिए टाला जा रहा था, डेट लिए जा रहे थे सर्जरी करने के लिए। तो क्या ये दवाई से ठीक होता है या सर्जरी से ठीक होता है? देखो, अभी जैसे कि हम लोग फंगस के बारे में बात करें तो फंगस को हम लोग ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक सर्जिकल फंगस और दूसरा मेडिकल फंगस। तो सर्जिकल फंगस में जो इन्वेजिव फंगस आती है, जैसे ब्लैक फंगस में म्यूकरमाइकोसिस राइजोपस नाम 2 आती है, तो ब्लैक फंगस इज ए सर्जिकल फंगस। इसका ट्रीटमेंट आप दवा से नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी है जो ब्लैक फंगस है। जितनी जल्दी से जल्दी आप इसका अगर सर्जरी करके हटा पाए ब्लैक फंगस, उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा कि पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। अब जैसे कि मैंने बताया था अभी, आई एम ए प्राइवेट कंसल्टेंट एंड मेडिका हॉस्पिटल, राज हॉस्पिटल, और मेरे नाम पे हॉस्पिटल डॉक्टर अभिषेक रामाधीन हॉस्पिटल। आई ऑपरेटेड मेनी ब्लैक फंगस पेशेंट्स इन ऑल द 3 हॉस्पिटल्स एंड फॉर्चुनेटली ऑल आर फाइन। बट जो मैं अभी बात कर रहा था मेडिकल फंगस एंड सर्जिकल फंगस, तो ब्लैक फंगस इज अ सर्जिकल फंगस और इसमें आपको एज ए सर्जन, एज ए फिजिशियन, यू हैव टू टेक अ कॉल द मोमेंट लाइक किसी ने इन्फॉर्म किया कि हाँ आपके हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के पेशेंट एडमिट हुए हैं, तो आपको तुरंत अर्जेंटली जो आपकी सर्जरी टीम है उसको एक्टिवेट करना होता है और जल्दी से जल्दी उसकी सर्जरी करनी होती है। इवन डिलेइंग इट फॉर 2 or 3 days, forget about 2 or 3 days, 24 hours also be a very detrimental for the patients.
तो बिल्कुल जाहिर तौर पर इस केस में लापरवाही हुई है, इस पर हम अपने सहयोगी से भी बातचीत करेंगे। लेकिन सर ये ब्लैक फंगस के आपने खुद ही 29 पेशेंट को ठीक किया है सर्जरी करके, तो अब जिस तरीके से सर्जरी हुए हैं ब्लैक फंगस पोस्ट कोविड के जो पेशेंट हैं उनमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, हालांकि ये ब्लैक फंगस पहले भी हुआ करते थे। हाँ पहले, लेकिन मैं साल में 1 या 2 पेशेंट्स देखा करता था। एक्चुअली में ये इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट्स में, जिनकी इम्यून सिस्टम पूरी तरह जवाब दे देती है, उन वाले पेशेंट्स में होता है। तो अभी कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों की इम्यून सिस्टम डाउन हो गई, उसके बाद उसमें स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा दिए गए हैं। स्टेरॉइड इटसेल्फ कैन लीड टू द डिक्रीज इन इम्यूनिटी। फिर स्टेरॉइड के कारण बहुत सारे लोगों में डायबिटीज डेवलप हो गया, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज, तो डायबिटीज द थर्ड रीजन। सो और लगभग जो सिचुएशन अभी थी, जैसे किसी भी हॉस्पिटल में कोई बेड अवेलेबल नहीं था कोरोना का, जितने ज्यादा पेशेंट्स थे, तो जो हम लोगों ने जो ब्लैक फंगस की जो महामारी देखी, मतलब जो मोर देन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा थे, उससे ऐसा भी समय आया कि मैं दिन में 3-3 की सर्जरी करनी पड़ती थी, जहां मैं पहले पूरे साल में 1 या 2 पेशेंट्स होते थे। तो डेफिनेटली इट वाज टोटली लिंक्ड विद द कोरोना, और सिर्फ झारखंड में ही नहीं, पूरे इंडिया में जो नंबर ऑफ ब्लैक फंगस है वो हजारों में आया है एक्चुअली अभी। और फॉर्चुनेटली लाइक वी वर्क वेरी हार्ड एंड थिंग्स आर प्रीटी गुड। चलिए हमारे साथ सहयोगी राजेश भी बने हुए हैं। राजेश, आज जिस तरीके से रिम्स में एक ब्लैक फंगस पेशेंट की मौत हुई है, जाहिर तौर पर लापरवाही वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसे पेशेंट को ज्यादा वेट नहीं कराना है, पर इस केस में ऐसा हुआ है। हाँ देखिए, जो इलाज है, और इलाज अगर समय पे नहीं हो तो फिर जो रोग है या बीमारी जो है वो बढ़ती ही जाती है, और यही कुछ हुआ है। और जो पीड़िता थी, जो मरीज ब्लैक फंगस की थी, उनका निधन हो गया। ये बहुत दुखद पहलू है। आपको पता है कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि क्या कोई मरीज अपनी जमीन जायदाद बेचकर इलाज करवाएगा। और देखिए, झारखंड में ये महामारी घोषित है और कई राज्यों में भी घोषित है। हम आपको बता दें, जब महामारी घोषित की जाती है तो पूरी एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है सरकार को या स्वास्थ्य मंत्रालय या विभाग को, ताकि उनसे जुड़े हुए जो भी पेशेंट्स हैं उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट और समय पर ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप देखें कि कोरोना को लेकर जो भी एक्सरसाइजेज सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट लेवल पर हो, वो तमाम चीज़ें की जा रही थी। ये अलग बात है कि इतने लोड बढ़ गए कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही इतना लोड बढ़ने के कारण वो थोड़ा सा चरमरा गया इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर इतने केसेस नहीं थे यहाँ पर। सामान्य रूप से जैसे मैं आरंभ से देख रहा था, कभी 5 केसेस आए, फिर पलामू में केसेस आए, 22-23 केसेस हुए। और उस समय से अगर सरकार जो है मरीज जो पीड़ित हैं उनके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की व्यवस्था की थी, दवाइयाँ, कई ऐसे मरीज थे जिनको बाहर से दवाइयाँ खरीदने के लिए कहा जाता था और उन्हें फोर्स किया जाता था कि उनके पास, रिम्स के पास दवाइयाँ नहीं है, इसलिए बाहर से खरीदा जाए। तो ऐसी महामारी में सरकार तमाम व्यवस्था करती है। ये नहीं कि वो पीड़ित के परिजनों के मत्थे सारी कुछ छोड़ दिया जाता है। तो ये लापरवाही का मामला सरकार के पार्ट से भी है और रिम्स प्रबंधन के पार्ट से भी है, और लोगों को भी इसके प्रति बड़ा अलर्ट रहना चाहिए। जो कोई कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और संक्रमित हुए हैं और उनमें डायबिटिक सिम्टम्स रहे हैं पहले से, तो ये डेवलप कर सकता है, ये बीमारी जो है ये डेवलप कर सकती है। और अगर इसके लक्षण, आरंभिक लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें भी प्रॉम्प्टली इस पर एक्ट अपन करना चाहिए, यानी उसको, उसके लिए इलाज कराना चाहिए। और जितनी जल्दी उस पर दवाइयों का असर होगा उतनी ही जल्दी उसे कंटेन करने में, बीमारी को कंटेन करने में सहायता मिलेगी। जो घटना हुई है, जिसकी मौत हो गई पीड़ित की, मरीज की, तो वो बहुत दुखद पहलू है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो परिजन है, जो जिनके लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें भी थोड़ा अटेंटिव होने की जरूरत है। बिल्कुल राजेश, आप हमारे साथ बने रहे। डॉक्टर अभिषेक रामाधीन हमारे साथ है, ENT सर्जन है। डॉक्टर साहब, जैसा कि ब्लैक फंगस के सिम्टम्स की अगर बात करें, लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये सिम्टम्स, ये जो लक्षण आ रहे हैं वो ब्लैक फंगस के हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं बोलूँ, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, अभी के टाइम में ब्लैक फंगस की इंसिडेंस बहुत कम हो गई है कंपेयर टू अगर हम बात करें मई या फिर स्टार्टिंग ऑफ मतलब जून के। अभी मैंने लास्ट पेशेंट अपने 3 दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया है, उसके बाद आई हैव नॉट सीन। हाँ, स्टिल पीपल आर स्टिल स्केयर्ड। बहुत सारे लोग मेरे पास आज के दिन में मेरी ओपीडी में आते हैं, लगभग मैं बोलूंगा कि 30% लोग सिर्फ डरे हुए होते हैं, आते हैं, जो यंग भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं, कि सर मुझे कहीं ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया।
और कहीं भी अगर कुछ ब्लैक, अगर खासकर अगर छोटा सा स्पॉट अगर कहीं कुछ दिख गया तो दे आर वेरी स्कैर्ड कि नहीं मुझे ब्लैक फंगस हो गया। बट पहली चीज तो ये कि जो ब्लैक फंगस है, हम लोगों ने जो ये ब्लैक फंगस एक्चुअली व्हाइट कलर का होता है। ब्लैक फंगस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी टिश्यू मरा, जो नेक्रोस्ट हुआ, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। और अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी की पूरी जैसे बॉडी को मिट्टी में बना सकता है जो ब्लैक फंगस है। तो इसमें हमारे वातावरण में जो फंगस का स्पोर्स है वो चारों तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन हम लोग जैसे नॉर्मल लोग जो हमारे पास जो अच्छी इम्यूनिटी है तो उसमें ये इन्फेक्शन नहीं होता है। तो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि अभी पोस्ट कोविड जो हम लोगों ने देखा, या फिर पहले जो कुछ लोग जो कैंसर पीड़ित होते थे या बाकी लोगों को, तो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनके नाक के थ्रू अगर ये स्पोर अंदर जाते हैं, उसके बाद सबसे पहले स्टार्टिंग में बीच में नाक में स्पोर रहते हैं, तो फिर राइनाइटिस जैसे स्टफी नोज हो गई, नाक बंद बंद सा लगना, फिर बाद में पेन स्टार्ट होना, सेवियर पेन, बहुत ज़्यादा पेन होना। इसके बाद फिर अगर ये बीच नाक से फिर साइनस वाले सेकंड स्टेज में अगर चला जाता है तो स्वेलिंग होने लग जाती है फेशियल में, एक्सट्रीम पेन होता है, और बाद में जो नर्व होती है वो मर जाती है कुछ दिनों में। उसके बाद फिर पेन लगभग खत्म सा हो जाता है, और थर्ड स्टेज में फिर ये आंखों में जाती है। तो देखिए हम लोग कैसे बात करें, स्टेज 1 में सिर्फ नाक में है, अगर आपने ठीक कर दिया, पकड़ लिया, तो पेशेंट को कुछ नहीं होने वाला। स्टेज 2 में भी अगर आपने एग्रेसिवली काम करा और आपने अगर ये किया तो पेशेंट को कुछ नहीं होने वाला। स्टेज 3 में अब उसकी आंख में अगर चली गई है और स्टार्टिंग में अगर आपने पकड़ लिया है और उसमें प्रॉपर डिब्राइडमेंट की है तो स्टिल आप आंख को बचा सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग जो इंटरवेंशन करते हैं, इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हाउ क्विकली यू डिड, और जो पेशेंट है आपके पास कितनी जल्दी पहुंच पाए। अब अगर किसी ने तीसरे स्टेज तक अगर ध्यान नहीं दिया है तो फिर वो आंख के सॉकेट के थ्रू दिमाग में पहुंच जाता है। तो फिर स्टेज 4 में वो ब्रेन में पहुंच जाता है, जिसमें काफी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि फिर क्रेनियोटोमी करो या फिर अंदर किसी तरह पहुंचो, फिर हटाओ दो फंगस को। क्योंकि जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि फंगस को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेडिकल फंगस, दूसरा सर्जिकल फंगस। मेडिकल फंगस जो सालों भर हम लोग को मिलते रहता है, कान में फंगस, बाकी मुंह में फंगस, तो जो कि कुछ पैसों के दवा से ठीक किया जा सकता है और 2-3 दिन में वो लोग ठीक हो जाते हैं। बट जो सर्जिकल फंगस में उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, यू हैव टू डू द सर्जरी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। और कोई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जैसी चीजें म्यूकरमाइकोसिस जैसी चीजों के लिए नहीं होती है। ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। अभी तक अगर देखें तो मोर्टालिटी रेट जो म्यूकरमाइकोसिस की है, अगर ठीक से अटेंड नहीं किया गया, एक्सट्रीमली एग्रेसिवली नहीं अटेंड किया गया, तो मोर्टालिटी रेट 50 to 70% हुआ करती थी पहले, जो कि अभी डेफिनेटली बहुत तेजी से रिड्यूस हुई है। अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट सही अप्रोप्रिएट टाइम पे अगर मिले और इंटरवेंशंस अगर हो, सर्जिकल खासकर, और दवा के रूप में हमारे पास जैसे पोसाकोनाजोल, एम्फोटेरिसिन थी। हाँ, जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि दवा भी अवेलेबल नहीं था एम्फोटेरिसिन बीच बीच में, ऐसा नहीं था कि सिर्फ रिम्स में, बाहर में भी दवा अवेलेबल नहीं थी। तो बहुत मुश्किल होती थी उस टाइम में दवा अपने पेशेंट्स के लिए लाने के लिए। और शायद ये क्वाइट लॉजिकल भी है कि सडनली, जिसमें पहले पूरे साल में शायद पूरे इंडिया में ला के अगर मुझे 100-200 अगर पेशेंट्स होते होंगे, मतलब किसी एक एरिया में अगर बहुत ज्यादा, तो 100-200 से ज्यादा नहीं होते होंगे। और अभी जब सडनली एक छोटे छोटे एरिया में जब इतने सारे लोग हो जाएंगे तो पेशेंट, तो दवा की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके लिए भी शॉर्टेज है। तो हर एक जगह से जब भी क्राइसिस आती है तो चारों तरफ से अटैक होती है आपके ऊपर, आपको अपना संयम बनाना होता है। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और जो ड्रग्स थी उसको NRHM के यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा था फिर, और whatever the everybody could do to save the people from this black fungus जो अपनी एपिडेमिक है, everybody has really done well, and मुझे लगता है कि काफी अच्छा रिजल्ट रहा है ओवरऑल। बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक, जिस तरीके से लोग पहले कोरोना से डरे, उसके बाद सडनली ये ब्लैक फंगस आया, लोग उससे डरे, उसके बाद और भी कई ऐसे फंगस है, व्हाइट फंगस की बात करें, ऑरेंज, येलो, और पता नहीं और कितने तरह के कलर के फंगस है, तो वो भी जाहिर तौर पर हमारे दर्शक जानना चाहते होंगे कि वो फंगस कैसी हैं। देखो, अभी मैंने तुरंत बताया कि जो बाकी फंगसेस है मैक्सिमम, सो दे आर मेडिकल फंगस। आप दवा देके, नॉर्मल जो पहले से दवा आती है, तो डेंजरस सिर्फ ब्लैक फंगस है? डेंजरस सिर्फ ब्लैक फंगस है। ओके, तो ब्लैक फंगस के अलावा जितने भी फंगस है वो मेडिकल फंगस है, जो नॉर्मल दवाई से भी ठीक की जा सकती है। जैसे कि हमारे पास, मुझे लगता है जैसे बरसात के मौसम में कान में दिन के 5-6 फंगस पेशेंट्स आते हैं कम से कम जी। आप उसको जस्ट निकाल देते हो, थोड़ी टॉपिकल ओवर द काउंटर मेडिकेशंस मिलती है, आप देते हो, ठीक हो जाते हैं वो। हार्डली ओवरऑल एक्सपेंडिचर अगर दवा की बात करें तो 50-60 रुपए, 100 रुपए से वो ठीक हो गया। या फिर अगर जैसे कैंडिडियासिस हुआ तो फ्लूकोनाजोल दिया या बाकी दिया, तो इट्स
तो बाकी फंगस को ट्रीट करने में कोई बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आती हैं। हाँ, अगर किसी को फंगस होता है तो फंगस होना अपने आप में यूजुअली पर्सन की इम्यूनिटी स्टेटस दिखाता है, चाहे वो ब्लैक फंगस हो चाहे व्हाइट फंगस हो, कि कुछ ना कुछ इम्यूनिटी में थोड़ी सी गड़बड़ है या फिर ओवरली एंटीबायोटिक से ट्रीट किया गया है। जी राजेश, इस महामारी में जब सरकार ने इसे महामारी घोषित किया है, इलाज नहीं हो रहा था ब्लैक फंगस का और लास्ट में इसे हाईकोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, हस्तक्षेप के बाद इलाज हुआ और उसी का नतीजा है कि इतने डिले होते गए, इतना लेट होता गया और आज का जो केस था, जो आज एक महिला की मौत हुई है, उसकी भी वजह यही है कि जब ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था तब नहीं मिला। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी बीमारी का इलाज अगर समय पर नहीं हो तो वो बीमारी बढ़ती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है कि जब वो क्रॉनिक हो जाती है और क्रिटिकल भी हो जाती है, जिसके तदुपरांत वह मृत्यु भी हो सकती है, जो हुआ है। हाईकोर्ट ने तो इसको संज्ञान में लेते हुए इस आदेश दिया था सरकार को कि वो ऐसे मरीजों का इलाज की व्यवस्था करे और रिम्स जैसे बड़े अस्पताल में इसकी व्यवस्था है भी और इलाज हो भी रहा था। डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि पहले जितने केसेस आ रहे थे उसके अभी कम हुए हैं, ये कम हुए हैं। बिल्कुल उस पर मेडिकल टीम ने अच्छा काम किया है और जो भी इसके इन्फेक्टेड लोग थे उन लोगों के प्रयास से ये अभी नियंत्रण में है। लेकिन जो जिनकी क्रिटिकल स्थिति है उनके लिए तो बड़े इलाज की जरूरत है, उन पर थोड़ा एक्सपेंडिचर सरकार को करना पड़ सकता है। हो सकता है अगर मान लीजिए यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है तो सरकार उन्हें अपने खर्चे पर बाहर भी भेज सकती है। कोई ऐसे एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन से जहाँ इसके लिए बेहतर इलाज है, सरकार यह काम कर ही सकती है। तो कल एक पॉलिटिकल बयानबाजी भी आई हुई थी कि क्यों नहीं सरकार इसे अगर ऐसे कोई क्रिटिकल पेशेंट है तो उन्हें बाहर भी भेजा जा सकता है उनके इलाज के लिए, क्योंकि केसेस बहुत लिमिटेड हैं, एक दो ऐसे क्रिटिकल हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आरंभ में बिल्कुल ये बात सही है कि जो दवाइयाँ थी वो रिम्स में भी नहीं थी, बाहर में भी बहुत इसकी कमी हो गई थी। फिर सरकार ने इसे महामारी घोषित की। महामारी घोषित करने में भी थोड़ा सा समय लग गया, मुझे ये पता है क्योंकि मैं उस समय विभागीय चीज़ों को देख रहा था, तो मुझे लगा कि बहुत तेजी से इस पर एक्ट अपॉन करना चाहिए था। थोड़ा सा विलम्ब हुआ चूँकि गवर्नमेंट की अपनी मशीनरी होती है और तो उस लिहाज से देखें तो अब की स्थिति जो भी ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं तो सरकार उनके लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है। और हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से आदेश दिया उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और रिम्स एक अपने आप में बहुत कैपेबल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर व्यवस्था उसकी होनी चाहिए। और अगर एड ऑन करने की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर में और इक्विपमेंट्स में तो किया ही जा सकता है, ऐसे कोई अभी बहुत पैनिक स्थिति नहीं है। बिल्कुल राजेश, इस पेंडेमिक में जिस तरीके से हमारे डॉक्टर्स ने अपनी 100% दी है, इतनी सीमित संसाधनों में उन्होंने अपना बेस्ट करके दिया है, चाहे वो रिम्स की बात करें, सदर हॉस्पिटल की बात करें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की बात करें, सभी ने अपनी बेस्ट दी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने की कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे सिस्टम है जहां पर खामी जरूर है, उससे दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को आसानी से मिल सके। राजेश, क्या राजा में हाँ देखिए, आपने जैसा कहा यही बात मैं पहले भी कह रहा था कि जो चीजें हैं सरकार को पहले, जैसे अभी तीसरी लहर की बात हम कर रहे हैं, सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। दूसरी लहर के लिए उतनी तैयार नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से झटका लगा पूरे देश में, पूरी दुनिया में, तो तीसरी लहर के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। आप देख रहे हैं कि हर जगह पूरे देश में, चाहे झारखंड की हम बात करें तो यहाँ पर भी प्रत्येक जिले में सब तैयारी कर ली गई है और इस संक्रमण को रोकने के लिए भी जितने एहतियात हैं वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आप देखिए कि वीकेंड लॉकडाउन है, आज हम लोग फुल लॉकडाउन में अभी रह रहे हैं। सरकार की ये सब जो पैटर्न है जिसे चेक करना चाहिए वो सरकार कर रही है। लेकिन जहां तक मेडिकल फैसिलिटीज की बात है और आप 2020 से आज की तुलना करें तो बहुत आगे है झारखंड और कई मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पर हजारों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव जो है वो सुरक्षित अपने घरों को गए हैं। मोर्टेलिटी रेट एक समय काफ़ी थी, लेकिन डॉक्टरों की टीम के प्रयास से और फिर सरकार की गंभीरता की वजह से कहे तो यहाँ पर धीरे धीरे आज स्थिति
बहुत अच्छी कही जाएगी। कुछ राज्यों में स्थिति देखिए आप, महाराष्ट्र केरल में वहाँ संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार फिर भी फूक फूक कर कदम उठा रही है और अभी भी ये प्रतिबंध जो है अनलॉक होने के बावजूद कई तरह के प्रतिबंध लागू हैं। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में झारखंड ने अच्छा डेवलप किया है अपने आप को, और तीसरी लहर के हिसाब से इसने तैयारी कर रखी। उसी लिहाज से देखें तो ब्लैक फंगस के लिए भी अब मान लीजिए और भी केसेस अगर आते हैं तो सरकार उसके लिए तैयार है, सक्षम है, और दवाइयां भी उपलब्ध है। एनआरएचएम के माध्यम से देखिए दवाइयां भी है। और सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है, ताकि सेकेंड वेव में जो हमने तस्वीरें देखी थी वो हमें थर्ड वेव में ना देखने को मिले। डॉक्टर साहब, कभी कभी होता है कि लापरवाही बहुत बड़ी वजह बन जाती है मौत की, और कोरोना के केस में भी ऐसा ही देखने को मिला था। चूंकि आप ईएनटी के सर्जन हैं, आपने 29 केसेस ठीक किए हैं अभी तक ब्लैक फंगस के। नॉर्मल लोगों को बहुत नॉर्मल लगती है चीजें, कोई भी सर्दी खांसी, कोरोना के वक्त भी यही हुआ था, उन्हें लगा कि वो मामूली से वायरल फीवर की चपेट में है, घर पर तो रहे जरूर, कुछ दवाई खा ली, लेकिन जब वो पॉजिटिव हुए तब बहुत देर हो चुकी थी। और अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो इसमें भी लापरवाही भी एक हद तक जान ले सकती है लोगों की। आप बिल्कुल सही बोल रही है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो शुरुआत में जैसे जो पेशेंट्स हमारे पास आते थे, तो जैसे अभी मैंने डिस्कस करा था स्टेज 1 नाक में सिम्टम्स, उसके बाद साइनस के सिम्टम्स, उसके बाद आंख के सिम्टम्स। तो शुरुआत में जो कुछ पेशेंट्स आए थे तो उस समय आंख के सिम्टम्स सीधे लेके पहुंचते थे लोग, या फिर ब्रेन के सिम्टम्स लेके लोग पहुंच रहे हैं। मतलब शुरुआत में उनको नहीं पता था, शायद बहुत सारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता था पेरीफेरी में कि हाँ ब्लैक फंगस नाम की कोई एंटिटी है। तो उस समय थोड़ी सी मैं क्या बोलूं कि हाँ थोड़ा सा लापरवाही तो नहीं बोलूंगा, मिसडायग्नोसिस हुआ होगा जी, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर। और मिसडायग्नोसिस हुई थी तो लोग आंख में और ब्रेन की इन्फेक्शन जो कि बहुत दिन बाद होता है लेके पहुंच रहे थे जी। लेकिन आज के मतलब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, पीपल वेयर गेटिंग अवेयर, मीडिया वाज डूइंग सो गुड, सच अ गुड रोल, एंड पीपल वेयर गेटिंग अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स। और फिर बाद में लोग इनिशियल नेजल सिम्टम्स या साइनस सिम्टम्स में ही पहुंचने लग गए थे, और लोगों को बहुत कम प्रॉब्लम्स हुई थी सर्जरी के बाद में। तो डेफिनेटली जो स्टार्टिंग का इग्नोरेंस था, मैं उसके लिए ये नहीं बोलूंगा कि लोग इग्नोर थे या फिर डॉक्टर्स ने इग्नोरेंस करी थी, शायद हाँ पता ही नहीं चल पाया, बिकॉज ये बहुत रेयर प्रॉब्लम्स थी। बट बाद में लोगों ने, चूंकि इतना ज्यादा दर्द होता है इसमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अब कोरोना में तो चलो मान लो फीवर हो गया, थोड़ी सी ये हो गई तो आप इग्नोर कर पा रहे थे बहुत सारे लोग, लेकिन ब्लैक फंगस में इतनी ज्यादा पेन होती है, इतना ज्यादा ट्रबल्स होते हैं कि पीपल कांट इग्नोर फॉर, they will definitely go to the doctors, and doctors, the primary care doctor has to send it to the concerned ENT doctors or somewhere else. तो बेहद जरूरी है कि अगर कोई सिम्टम आपको नजर आए तो डॉक्टर से जरूर मिले, क्योंकि ये जैसा कि सर ने अभी बताया कि ब्लैक फंगस जो है वो कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, इसलिए छोटी मोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो इग्नोर नहीं करना चाहिए, और कोई सिम्टम्स नजर आए तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। सर, थर्ड वेव की बात हो रही है, जाहिर तौर पर लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, कोरोना से डरे हुए हैं, ब्लैक फंगस से डरे हुए हैं, तो ऐसे में आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? देखो, जैसे थर्ड वेव की मैं बात करूं, वो अगर इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड वेव उतनी मैसिव प्रॉब्लम करेगी जैसे सेकंड वेव में आई थी जी। रीजन बिहाइंड बीइंग ए प्रैक्टिशनर, मैं लोगों की हमेशा एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट यूजुअली करता हूं, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोरोना नहीं हुआ था, बहुत सारी सिम्टम्स एंड न्यूरोपैथी है जो लेके प्रेजेंट करते हैं, तो मुझे बहुत सारे पेशेंट्स की करनी पड़ती है एंटीबॉडी टाइटर कि आपको सही में कोरोना हुआ था कि नहीं हुआ था। तो whatever so far I have seen, more than 80-90% people जो I have tested, that's in hundreds, सब में एंटीबॉडी है। आदमी वैक्सीन क्यों लेता है? बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए, या फिर अगर किसी में इन्फेक्शन हो गया तो भी आपके शरीर में एंटीबॉडी आ जाती है। तो अगर एंटीबॉडी अगर आप में है तो फिर आपको कोरोना नहीं हो सकता जब तक आप में एंटीबॉडी है। तो जितनी मैसिव रूप से अभी सेकेंड वेव आई थी और सब लोग इन्फेक्टेड हुए, रांची में बहुत ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए, तो आई सीरियसली डाउट कि थर्ड वेव रियली उतना खतरनाक होगा या फिर इवन आएगा भी। हाँ, छोटा मोटा कोरोना हमारे लाइफ में हमेशा होने वाला है, इसका जाना मुश्किल है, क्योंकि आप में एंटीबॉडी कम होगा, भले ही आप वैक्सीन ले या फिर आपको इन्फेक्शन हो, फिर जैसे एंटीबॉडी कम होगी आप में फिर चांसेज हैं हो जाने के कोरोना। तो 4 महीने 5 महीने में एक छोटा मोटा फ्लो आता रहेगा, और जिन लोगों को खासकर नहीं हुआ है, जो वैक्सीनेटेड नहीं है, उनके चांसेस ज्यादा है, तो दे ऑलवेज हैव टू टेक केयर द वे लाइक वी वर डूइंग सिंस लास्ट 1.5 ईयर।
जो पिछले 1.5 साल से जो हम लोग कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, बाकी हाइजीन मेंटेन कीजिए, हाथ वाकी बाकी जगह, तो जो क्लीननेस और हाइजीन जो कोशिएंट है उसको इम्प्रूव करके रखना होगा। बिल्कुल, ये बचपन से हमें सिखाई जाती है और ये बेहद जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार ने जो गाइडलाइन तैयार की है उस पर जरूर और सबके सब लोग, मैं बोलूंगा कि बिल्कुल वैक्सीनेट हुई है। अगर करा सकते हैं जिनको, तो अपना एंटीबॉडी टाइटर हमेशा कराइए। जैसा ही थोड़ा भी नीचे हुए अगेन वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन ले चुके हैं फिर भी एंटीबॉडी अगर कम है या नहीं बनी है तो बूस्टर लीजिए। अगर सेकेंड डोज के, अगर सेकेंड डोज के बाद में भी अगर आपके शरीर में अप्रोप्रिएट एंटीबॉडी नहीं है तो थर्ड डोज लीजिए। तो दैट कैन सेव एक्चुअली अस। बिल्कुल। तो जैसे ही एंटीबॉडी होने के बाद जैसे ही उन्हें लगता है कि वो थोड़े से उनका एंटीबॉडी जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा, वीक हो रहा है, तो उन्हें वैक्सीन लेने बेहद जरूरी होता है। हाँ, तो एक नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है वैक्सीन दोबारा लेने की? देखो वो डिपेंड करता है। जैसे अभी इंडिया में 3 वैक्सीन अवेलेबल है। एक अपनी कोवैक्सीन, कोविशील्ड, हाँ कोविशील्ड, और तीसरी जो स्पुतनिक अभी आई है। तो स्पुतनिक और कोविशील्ड ये दोनों एडिनो वायरस वेक्टर की वैक्सीन है। मतलब एक्चुअली में कोरोना वायरस जैसे होता है वैसे एडिनो वायरस भी होता है। तो एडिनो वायरस पे हम लोगों ने कोरोना वायरस का कुछ पार्ट डाला और उसको फिर हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं कि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप हो, स्पेशली द स्पाइक प्रोटीन। तो जो कोविशील्ड अगर लेना है किसी को तो उनको 2 डोज के बीच में अगर मिनिमम 3 महीने का अगर गैप है तो बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। अगर कोवैक्सीन लेना है तो 2 डोज के बीच में अगर 1 महीने का गैप है तो बेस्ट रिजल्ट आते हैं। अगर स्पुतनिक लेनी है तो अराउंड 3 to 4 वीक्स अगर है तो उसमें बेस्ट रिजल्ट आते हैं। लेकिन कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज सेम चीज है, मतलब सेम वायल से आप पहला और दूसरा डोज ले सकते हो। लेकिन स्पुतनिक का जो पहला और दूसरा डोज है वो सेम नहीं है। पहली बार में आपको दूसरा वैक्सीन मिलता है और दूसरी बार में स्पुतनिक टाइप भी मिलता है। तो उस बात का ध्यान रखना है कि इस दोनों बार सेम ही स्पुतनिक नहीं ले लिया। स्पुतनिक ए हैज टू बी फर्स्ट टाइम एंड स्पुतनिक बी हैज टू बी द सेकंड टाइम। तो ओवरऑल वैक्सीनेशन ड्राइव गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चला रखी है, लोगों के बीच में बहुत अच्छा अवेयरनेस हो गया है। और कोरोना वायरस ने इटसेल्फ जो इन्फेक्शन किया है उसके कारण भी लोगों में बहुत ज्यादा भी एंटीबॉडी है। तो आई पर्सनली फील कि वी आर कंपैरेटिवली सेफ फॉर थर्ड वेव। उतनी ज्यादा हानि नहीं होने वाली जितनी सेकंड वेव में हुई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिषेक रामादीन हमारे साथ थे, जिन्होंने इतनी अहम जानकारियां हमें दी कि अगर थोड़ी सी भी आपको सिम्टम्स नजर आते हैं ब्लैक फंगस के तो डॉक्टर से फौरन मिले, क्योंकि इलाज में लापरवाही जान ले सकती है। राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो ब्लैक फंगस कोई मामूली बीमारी नहीं है और सबसे बड़ी बात, कोरोना से बचना है तो आपको वैक्सीन जरूर लेना पड़ेगा। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन को जरूर से अपनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और हम उम्मीद यही करेंगे कि थर्ड वेव में हम ना जाएं और ऐसी तस्वीरें हमें देखने को ना मिले। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।